हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूजीसी नेट 2023 की प्रिपरेशन करते हुए भाषा विज्ञान के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जो कि आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे, चाहे वो टीजीटी में आए हों, पीजीटी में आए हों या यूजीसी नेट में आए हों। ठीक है, सभी का संकलन इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में होगा और भाषा विज्ञान के 20 प्रश्नों को हम हल करेंगे। 200 प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें से आज हमारा पहले से 50 प्रश्नों का को सॉल्व करते हुए ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती है हमारी: ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, हरियाणवी और खड़ी बोली। मगही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोलियों के अर्थ में हिंदी में होता है। सही है। खड़ी बोली का उद्भव सोरसेना अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ये भी सही है। खड़ी बोली के लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, खड़ी बोली में लोक साहित्य काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी हद तक रचित किया गया है। ठीक है, और खड़ी बोली की बात की जाए तो अमीर खुसरो तो है ही नंबर 1 पे, जिन्होंने खड़ी बोली के पहले कवि जिन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए इसमें आपको बोलियाँ दी है और उनके क्षेत्र दिए, तो आपको मैच करना है। अब देखिए खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली इन क्षेत्रों में से किसमें बोली जाती है? तो खड़ी बोली आप देखेंगे बिजनौर में बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो सिंपल सी बात है, कहाँ बोली जाती है? आगरा में बोली जाती है। और बांगड़ू हमारी कहाँ बोली जाती है? करनाल में बोली जाती है। और अवधी हमारी कहाँ बोली जाती है? सुल्तानपुर में। ठीक है, बिलासपुर यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ये ठीक है। खड़ी बोली अगर बात की जाए, खड़ी बोली देखिए खड़ी बोली में खड़ी बोली के अमीर खुसरो ताई, जिन्होंने पहले कवि रहे जिन्होंने जो खड़ी बोली का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए खड़ी बोली कहाँ थी? हमारी बिजनौर में। तो फर्स्ट ए का थर्ड यही है। तो ठीक है, ए का थर्ड यही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए निम्नलिखित काव्य भाषाओं में उसके संबंध रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है, मैच करनी है आपको। यहाँ पे भाषा दी हुई है और भाषा देखिए अवहट में कौन सी, इन सभी रचनाओं में से कौन सी रचना रचित की गई है? तो अवहट में कौन सी रचना रचित की गई है? कीर्तिलता। और कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी। अगर बात की जाए ब्रज भाषा की, देखिए ब्रज भाषा में कौन सी रचना की गई है? तो भंवर गीत जो है ब्रज भाषा में, और इसके रचनाकार है नंददास जी। कौन है? नंददास जी। आगे अवधि, देखिए अवधि में हमारे ये मधुमालती रचना की गई है, और इसके जो रचनाकार है वो है मंजन जी। ठीक है, खड़ी बोली, देखिए खड़ी बोली में कौन सी रचना की गई है? तो प्रिय प्रवास, और ये हरिओद जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, हरिओद गलती दिया, हरिओद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कौन सी लिपि ऐसी है जो दाईं देखिए कौन सा होता है? दाईं से बाईं की ओर, तो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। तो देखिए हमारी हिंदी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, और रूसी और रोमन भी, लेकिन फ़ारसी जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? देखिए द्रविड़ परिवार तो ये मलयालम है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, बंगाली नहीं है। बंगाली कहाँ की है? बंगाली भाषा बहुरूपीय परिवार की है। ठीक है, बहुरूपीय परिवार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 की तरफ। देखिए भारत की संपर्क भाषा है। देखिए संपर्क भाषा क्या होती है? जब दो अलग अलग मातृभाषा या दो अलग अलग भाषाओं के लोग जिस भाषा में संपर्क करते हैं उसको हम संपर्क भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की संपर्क भाषा है हिंदी।
भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। और यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है, अलग अलग मातृभाषाओं या भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा को संपर्क भाषा बोलते हैं। आगे 8 क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप से स्वीकार किया जाता है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसमें हमने हिंदी को अपनी भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। और अगर बात की जाए अनुच्छेद की, तो भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत इसकी पूरी व्याख्या आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी गई? कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो जर्मन, अंग्रेजी, फारसी ये सभी लिखी जाती है, लेकिन चीनी एक अलग रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती, बल्कि ये एक चित्रात्मक लिपि है। क्या है? चित्रात्मक लिपि है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी। आपको बताइए, हिंदी की लिपि देवनागरी है। और चलिए छोड़िए इसको, चलिए देख लेते हैं। रीवा के अंतर्गत जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर भी बघेली के क्षेत्र हैं। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अंग्रेजी की लिपि हमारी रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी है। ये आप याद रखें, ठीक है। पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन है। बघेली बोली का क्षेत्र है। बघेली बोली का क्षेत्र है, तो रीवा जो है बघेली बोली का क्षेत्र हमने अभी देखा था। तो रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडवा और मिर्ज़ापुर भी बघेली के क्षेत्र है, अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ठीक है, तो बघेली बोली जो है एक तरह से किस वर्ग में आती है, बोलियों के किस वर्ग में आती है? तो ये आती है पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियां हैं, ठीक है। पहली तो बघेली है, दूसरी अवधी है और तीसरी छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। पश्चिमी, चलिए आगे पश्चिमी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये पंक्ति पूछ ली जाती है। पहले हमने इसे प्रीवियस वाली वीडियो में भी भारतेंदु युग का जो कंप्लीट किया है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। निज भाषा उन्नति आए, सब उन्नति के मूल। तो ये पंक्ति है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का जो है नामकरण किया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत, दुर्दशा, अंधेरी नगरी, देवी, वेदिकी, हिंसा नाभूति, पाखंड, विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? देखिए, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किसे? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी बोलियाँ आती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है, अब आपने देख लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 16, लास किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। लास के अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि पूछ लिए जाते हैं वो है कैची, कालीन, चेचक, जालिम, जाजिम, तलाश, बेगम और बहादुर, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के पर्यटन हेतु आवश्यक शब्दावली और सहायक सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, पश्चिमी भाग में, तो सिंपल सी बात है, पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के सामूहिक जितनी भी बोली आती है वो सभी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी।
और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? तो इसकी खड़ी मात्राओं के प्रयोग अधिक होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? तो व्याकरण में भाषा का विश्लेषण ध्वनि और उच्चारण के स्तर पर किया जाता है, वाक्य रचना के स्तर पर भी किया जाता है, और शब्दावली तथा अनुवाद नहीं, ये गलत है, शब्दावली और अनुवाद के स्तर पर नहीं किया जाता, लिपि और वर्तनी के स्तर पर भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? तो मगही नहीं है, मगही बिहारी उपभाषा की बोली है, ठीक है, बिहारी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी से हुआ है। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, उपभाषाएँ आती हैं। देखिए, उपभ्रंश है मागधी में कौन कौन सी उपभाषाएँ? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। स्वर्ण सेना में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची में पंजाबी और लहंदा। अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एक भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। हिंदी के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में देखने को मिलता है। भाषा विकास क्रम में पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश का स्थान है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है और अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा, ठीक है, ईशा पूर्व, ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली और देहलवी के किस हिंदी का विकास हुआ? से किस हिंदी का विकास हुआ? तो मानक हिंदी का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो मानक भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ पे मानक भाषा की डेफिनेशन दी हुई है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। सर्वसाधारण की बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा तथा लोक भाषा की कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा और साहित्य भाषा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मानक देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए मानक हिंदी की व्याकरणीय रचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? आपसे सही तथ्य पूछा है। क्या पूछा है? सही तथ्य पूछा है। तो मानक हिंदी के 10 कारक के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है? नहीं। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया और फिर कर्ता आता है और अंत में कर्म नहीं। ये हेरफेर हो सकती है। वाक्य की संरचना देखें तो कभी कर्ता पहले और कर्म बाद में, और कभी कर्म पहले बाद में कर्ता आ जाता है, ठीक है। तो मानक हिंदी में केवल एक वचन नहीं, बिल्कुल बहुवचन और एक वचन बहुवचन दोनों का ही प्रयोग होता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। व्याकरणीय स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार है, बिल्कुल सही, ठीक है। डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, सक्रिय भूमिका रही किसमें? हिंदी के प्रचार प्रसार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस के सुझाव पर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना हुई? तो महात्मा गांधी जी के विचार पर, सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार की स्थापना हुई और कहाँ हुई? तो मद्रास में हुई। कहाँ हुई? मद्रास में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।
तो राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा क्या है? सरकारी कार्यालयों की भाषा है, ठीक है। संविधान की भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है और राज्य के बोलचाल की भाषा भी नहीं है। तो राजभाषा क्या है? सरकारी कार्यालयों की भाषा है, ठीक है, सरकारी कार्यालयों की भाषा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सब कार्यवाही अंग्रेजी माध्यम से होगी? तो यह अनुच्छेद 348 में लिखा गया है। तो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। यह किस में है? 348 में होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है तो कन्नौजी है, ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी है, माघी नहीं है। माघी बिहारी माघी किसकी है? मगधी की है। माघी किसकी है? मगधी की है, ठीक है। कौन सी उनके क्षेत्र में देखिए यहाँ पे आपको बोली दी है और उसके क्षेत्र दिए हुए क्षेत्र से आपको मैच करना है। तो पश्चिमी पहाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है बताइए? हाँ, तो पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है शिमला में, और मध्यवर्ती पहाड़ी कहाँ? गढ़वाल में। भोजपुरी तो आपको पता ही होगा, ठीक है, गाजीपुर। और मगही हमारी पटना, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड ए ही ऑप्शन में, तो आपका ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आती? बिहारी हिंदी के वर्ग में कौन सी नहीं आती? छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक है। 36 हिंदी का सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो अनुच्छेद 351 में सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व सम्मिलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हुई? ठीक है, तो नेपाली हुई, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गई थी, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 71वें संविधान संशोधन में, और इसका सन रहा 1992, ठीक है, 1992। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो राजस्थानी की कौन सी नहीं है? देखिए, मडियाली नहीं है, मडियाली नहीं है, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी है, ठीक है। और मडियाली राजस्थान की बोली नहीं है, यह एक लुप्त प्राय भाषा है। क्या है? लुप्त प्राय भाषा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाष्य धातु से बना है। किससे बना है? भाष्य धातु से बना है। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो आपको बताइए, अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। कैसे? क्योंकि इसमें स्वर पहले और बाद में व्यंजन आते हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ 42 की तरफ चलते हैं। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, उनको पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से? मूक वर्ण वही साइलेंट वर्ण, ठीक है। तो नाइफ हाफ में एल, ठीक है, हाफ में एल साउंड नहीं हो रहा और नाइफ में एच नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो देखिए, निम्न अंकों का क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को भली भांति प्रकट करता है। ये बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये कामता प्रसाद गुरु की स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? तो 12 खड़ी का सुझाव दिया है, 12 इनमें से तो नहीं है, 12 खड़ी का सुझाव जो दिया था वो हमारा
नहीं, इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है करेक्ट। ठीक है, देखिए इसमें नहीं है, लेकिन देखिए अगर बात की जाए सुझाव देने वाला है, आ के 12 खड़ी का सुझाव दिया था हमारे सावरकर जी ने। ठीक है, सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, लेकिन काका कालेलकर इसका सही ऑप्शन हो है, क्योंकि काका कालेलकर जो थे सुझाव समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये उनके अध्यक्ष थे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सावरकर जी देखने को मिले, सावरकर बंधु देखने को मिले, तो आप इसको टिक करेंगे, और अन्यथा आप सी को टिक करेंगे, काका कालेलकर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेखों में हुआ है? तो कि यह जय भट्ट के शिलालेखों में हुआ है, और देवनागरी की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी में है। ठीक है, और आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। गुजरात के कुछ शिलालेखों में की लिपि, जैसे प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच के कुछ जो शिलालेख है, उसमें जो है देवनागरी लिपि का जो है आप देखेंगे देवनागरी लिपि के कुछ शिलालेख देखने को मिलेंगे गुजरात में। ठीक है, और नागरी लिपि के से बहुत मेल खाते हैं, अन्यथा 7वीं शताब्दी और इसके बाद तो 7वीं शताब्दी और इसके बाद तो नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। नागरी मतलब देवनागरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में 3 आती है, बंगाली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी नहीं आती। भोजपुरी किस में आती है? भोजपुरी मगधी अपभ्रंश में हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़े, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी में देखिए 5 बोली आती है, इसमें बघेली नहीं आती। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बाकी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है, तो मेरठ नहीं है। मेरठ हमारी खड़ी बोली का क्षेत्र है। ठीक है, बाकी ये सभी मैथिली के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 50, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी नहीं है? तो असमिया नहीं है। असमिया हिंदी, संस्कृत, नेपाली सभी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली है, और जो असमिया है ये हमारी बंगला, ठीक है, बंगला में लिखी जाने वाली लिपि भाषा बोली है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन करने से चलिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।